दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। सीआरपीएफ एसएससी व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश मैक्सिमम लोगों तक वीडियो की अप्रोच करवाइए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस वीडियो सेशन का फायदा उठा सके। सब लोग अपना कमेंट जरूर दें, ध्यान से रैशनल को सुने और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो पनिशमेंट ये है कि आपको 10 बार राइट आंसर लिखना पड़ेगा और ये आपको अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन मैं बताऊंगा आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए उसको फॉलो जरूर करिएगा। ये भगवान की तरफ से मतलब आपके ऊपर होने वाली मेहर और आशीर्वाद समझ के कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is caring for a client hospitalized with bipolar disorder, manic phase. Which of the following snack would be best for the client with mania? फर्स्ट ऑप्शन है पोटैटो चिप्स, सेकंड है डाइट कोला, थर्ड है एप्पल, फोर्थ है मिल्क शेक। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है मैनिक फेज के अंदर एडमिट हुआ है। वैसे तो पेशेंट किसका है, बाइपोलर डिसऑर्डर का है, लेकिन जो एडमिशन की फेज है वो कौन सी है, मैनिक फेज के अंदर पेशेंट एडमिट हुआ है। कौन सा स्नैक जो है वो बेस्ट है क्लाइंट के लिए मैनिक फेज के अंदर? पोटैटो चिप्स, डाइट कोला, एप्पल और मिल्क शेक। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। मैनिक फेज के दौरान पेशेंट का बेस्ट फूड कौन सा रहेगा, बेस्ट स्नैक कौन सा रहेगा? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। मैनिक फेज के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, मैनिक फेज के अंदर एडमिट हुआ है, उस मैनिक फेज में पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट फूड आइटम कौन सा रहेगा? कंसेप्ट क्या है, मैनिक फेज के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा कैलोरी और न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। जब पेशेंट मैनिक फेज के अंदर होता है, हाइपर एक्टिव फेज होती है मैनिक फेज, पेशेंट इस फेज में बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, तो उसको क्या चाहिए, खूब सारी कैलोरी चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। ये मैनिक फेज में पेशेंट की नीड होती है। तो खूब सारी कैलोरी न्यूट्रिएंट की के लिए आपको उस तरीके का फूड आइटम के बारे में सोचना है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। इन चार जो फूड आइटम दिए हुए हैं इसमें मिल्क शेक जो है वो सबसे ज्यादा कैलोरी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकता है इस पर्टिकुलर पेशेंट को। मिल्क शेक जो है वो प्रोवाइड करेगा कैलोरी न्यूट्रिएंट मैनिक फेज के अंदर। ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है क्योंकि ये सोडियम रिच होते हैं, है ना। पोटैटो चिप्स और डाइट कोला जो होते हैं ये सोडियम रिच होते हैं और सोडियम रिच डाइट जो होती है वो दी जाती है जब पेशेंट को लिथियम थेरेपी पे होता है। ये पेशेंट जब लिथियम थेरेपी पे होता है तो इसका कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें हाइपोनेट्रीमिया होने की संभावना होती है। तो लिथियम थेरेपी पे होता है तो इस पेशेंट को सोडियम रिच फूड देते हैं। आंसर सी जो है उसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी, लेकिन मिल्क शेक जितनी नहीं होती है। एप्पल की भी होती है लेकिन जितना मिल्क शेक के अंदर एनर्जी और कैलोरी होती है उतना एप्पल के अंदर नहीं होती है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। 2 year old is hospitalized with suspected intussusception। 2 साल उम्र है, बीमारी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं इंटूससेप्शन और मरीज हॉस्पिटलाइज हुआ है। 2 साल की उम्र है, 2 year old, इंटूससेप्शन की सस्पेक्शन को लेके एडमिट हुआ है पेशेंट। कौन सी फाइंडिंग इंटूससेप्शन के साथ में एसोसिएटेड है? 4 फाइंडिंग आपको दी हुई है, आपको इनमें से बताना कि कौन सी फाइंडिंग का संबंध, एसोसिएशन इंटूससेप्शन के साथ में। कुरांट जेली स्टूल, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, रिबन लाइक स्टूल या पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। बीमारी का नाम इंटूससेप्शन है। इंटूससेप्शन जो होता है वो टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन होता है। टेलीस्कोपिंग, टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटूससेप्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन की क्या होती है, टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग का मतलब होता है जो प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन है वो डिस्टल के अंदर क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है ना। जो इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल एंड है वो डिस्टल एंड के अंदर क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है। ये बीमारी है इंटरसेप्शन। 2 साल उम्र है, मरीज इंटरसेप्शन लेके एडमिट हुआ है। कौन सी फाइंडिंग इंटरसेप्शन के साथ में एसोसिएटेड है? इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपिंग होना इंटरसेप्शन कहलाता है। विच इज द करेक्ट वन? फर्स्ट ऑप्शन है कुरांट जेली स्टूल, सेकंड है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, थर्ड है रिबन लाइक स्टूल और फोर्थ है पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक।
फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। इनटू ससेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, क्या जवाब होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमने पढ़ा कि जब इंटेस्टाइन की टेलीस्कोपिंग होती है और जो प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन होती है वो डिस्टल एंड के अंदर टेलीस्कोप जब हो जाता है, प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टल एंड के अंदर जब टेलीस्कोप हो जाता है, इस तरीके का ये पिक्चर जब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी चेंजेज आते हैं इस जगह पे, और ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी चेंजेज वहां पे खूब सारा म्यूकस बनता है, ब्लड बनता है, जो स्टूल के साथ में मिक्स हो जाता है। जब म्यूकस और ब्लड स्टूल के साथ में मिक्स होता है तो स्टूल का कलर जो होता है वो कुरांट जेली लाइक हो जाता है। स्टूल का कलर जो होता है वो कुरांट जेली लाइक हो जाता है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुरांट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। इनटू ससेप्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कुरांट जेली लाइक स्टूल। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस का साइन होता है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। तो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का साइन है। सी, रिबन लाइक स्टूल जो है हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज जो होती है उसके अंदर रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। और डी, पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक विल्स ट्यूमर के अंदर देखने को मिलेगा। याद रख लीजिएगा, चारों बातें इंपॉर्टेंट है। करंट जेली लाइक स्टूल तो हमने इनटू ससेप्शन की बात की है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस का साइन है। रिबन लाइक स्टूल हर्चुस्प्रुंग्स के अंदर देखने को मिलता है। और पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक्स विल्स ट्यूमर में देखने को मिलता है। ए, बी, सी और डी, चार में से करेक्ट आंसर यहाँ पे ए रहेगा। कुरांट जेली लाइक स्टूल जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए क्लाइंट बीइंग ट्रीटेड फॉर कैंसर विद लीनियर एक्सेलरेशन रेडिएशन, एक मरीज को ट्रीट किया जा रहा है, कैंसर के मरीज को, किसके साथ में? लीनियर एक्सेलरेशन रेडिएशन मरीज को दी जा रही है। फिजिशियन हैज मार्क द रेडिएशन साइट विद ए ब्लू मार्किंग पेन, फिजिशियन ने जो रेडिएशन की साइट है उसको मार्क किया है ब्लू मार्किंग पेन से। रेडिएशन की जो साइट है जहां पे आप रेडिएशन दे रहे हो उसको मार्क कर दिया रेडिएशन को, किससे? ब्लू मार्किंग पेन से। द नर्स शुड, क्या करेंगे आप? रिमूव द अनसाइटली मार्किंग विद एसीटोन और अल्कोहल, है ना, जो रिमूव मार्किंग की जो साइट है उसको रिमूव कर देंगे एसीटोन अल्कोहल से। कवर द रेडिएशन साइट विद लूज गॉज ड्रेसिंग, sprinkle baby powder over the radiated area, refrain from using soap or lotion on the marked area. Which is the correct one? Linear acceleration radiation कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जा रहा है। फिजिशियन ने जो है मार्क किया है रेडिएशन साइट को ब्लू मार्किंग पेन से। एज ए नर्स आप क्या करेंगे वहां पे? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। लीनियर एक्सेलेरेशन रेडिएशन ये ट्रीट किया जा रहा है। मार्क्ड आप मार्क कर रहे हैं, फिजिशियन मार्क कर रहा है रेडिएशन साइट को ब्लू मार्किंग पेन से। तो एज ए नर्स आपकी क्या वहां पे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझिएगा, एसिलेशन रेडिएशन जो है उसकी साइट, वो जहां पे रेडिएशन दिया जाएगा उस साइट को ब्लू मार्किंग पेन से मार्क कर दिया। अब जो ब्लू मार्किंग पेन से साइट को मार्क किया है उस साइट को वाटर, सॉप या लोशन उस साइट के ऊपर यूज नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रिफ्रेन करे, क्या रिफ्रेन करे? यूज करने से, क्या यूज नहीं करना है? सॉप, लोशन और वाटर फ्रॉम द मार्क्ड एरिया। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जो ब्लू मार्किंग है, जो मार्क्ड एरिया है, वहां पे आपको सॉप, लोशन, वाटर जो है वो यूज नहीं करना है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यू नेवर यूज सॉप, लोशन और वाटर एट द मार्क्ड एरिया। जो ब्लू मार्किंग पेन से जो एरिया मार्क किया है उस मार्क एरिया पे आपको यूज नहीं करना है सॉप, लोशन और वाटर, तो वो वहां पे आपको यूज नहीं करना। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ए यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि रिमूव कर देगा मार्किंग अगर वहां पे आप एसीटोन या एल्कोहल जो है वो यूज करेंगे तो, मार्किंग रिमूव हो जाएगी एसीटोन एल्कोहल से, तो वो नहीं करनी है। कवर द रेडिएशन साइट पे लूज गोज ड्रेसिंग, इसकी नीड नहीं है ना, नेसेसरी नहीं है। रेडिएशन साइट को कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बेबी पाउडर वहां पे नहीं लगाना है, मतलब हम तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं लगाना, आपको सॉप नहीं लगाना है, लोशन नहीं लगाना है, वाटर नहीं लगने देना है, जो ब्लू मार्किंग पेन से रेडिएशन साइट को मार्क किया गया है। क्योंकि अगर वहां पे आप करेंगे तो मार्किंग हट जाएगी तो रेडिएशन जब अगली बार देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि रेडिएशन की साइट कौन सी है, किस जगह पे रेडिएशन देना है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is caring for a client with acromegaly, बीमारी का नाम है acromegaly और acromegaly का मतलब होता है large head, बड़े सर वाला। Following a transsphenoid hypophyseectomy, the nurse should, एक मरीज है जिसको केयर दे रहे हैं, बीमारी है मरीज को एक्रोमेगली, और ट्रांसस्पिनोइड हाइपोफाइसेक्टमी आपने किया है, मतलब आपने स्पिनोइड के थ्रू जाके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया। हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपने रिमूव कर दिया किसको? आपने रिमूव कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। किसके थ्रू जाके? आपने थ्रू जो है नोज, वहां पे आप गए ऊपर की तरफ और हेड की साइड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करेंगे उस समय? मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड शुगर, सक्शन द माउथ एंड फेरिंग्स एवरी आवर, प्लेस द क्लाइंट इन लो टिनलबर्ग पोजीशन, एनकरेज द क्लाइंट टू कॉफ। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्रांस स्पिनोइडल आपने हाइपोफाइसेक्टमी, ये आपने प्रोसीजर को कैरिड आउट किया, और इसके बाद में आप एज ए नर्स क्या करेंगे? ब्लड शुगर को मॉनिटर करेंगे, माउथ और फेरिंग्स को हर घंटे सक्शन करेंगे, टिनलबर्ग, लो टिनलबर्ग पोजीशन में मरीज को रखेंगे, या कॉफ के लिए मरीज को एनकरेज करेंगे। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। ट्रांस स्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या जवाब होना चाहिए? चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। कंसेप्ट क्या है समझिएगा, कंसेप्ट क्या है समझिएगा। जब आप हाइपोफाइसेक्टमी सर्जरी करते हैं तो उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो जनरली फॉल हो जाता है रैपिडली। हाइपोफाइसेक्टमी सर्जरी के बाद में ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। जब उसका लेवल फॉल होता है तो अलाउ करता है इंसुलिन के लेवल को बढ़ने के लिए, है ना। ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? ग्रोथ हार्मोन, इसका लेवल क्या होता है? फॉल होता है। तो अलाउ करता है किसको? इंसुलिन को, कि उसका लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। ग्रोथ हार्मोन का लेवल फॉल होता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज का लेवल फॉल हो जाएगा, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। भाई जब भी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंडीशन क्या बन जाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर किसी मरीज में इस सर्जरी के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आपको क्या मॉनिटर करते रहना पड़ेगा? ब्लड शुगर। आपको क्या मॉनिटर करते रहना पड़ेगा? ब्लड शुगर। आपको क्या मॉनिटर करते रहना पड़ेगा? ब्लड शुगर। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको मॉनिटर करना है ब्लड शुगर लेवल। और अगर आपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर किया, हाइपोग्लाइसीमिया को चेक करते रहे, तो इंसुलिन का लेवल जो बढ़ा है उसकी हाइपोफाइसेक्टमी के बाद में, उससे हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज को आप तुरंत डायग्नोस कर लेंगे। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लिए वहां पे क्या करते रहना पड़ेगा? असेस करते रहना पड़ेगा। बी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ट्रोमा होता है ना, जब ओरल म्यूकोसा को ट्रोमा होता है तब ऐसा होता है ना। ये ट्रोमेटाइज ओरल म्यूकोसा का इंडिकेशन है। और सी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं जो सर्जरी, उसमें हेड जो है उसको एलिवेटेड करके रखना है, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ऑपरेटिव साइट में प्रेशर ना लगे इसलिए हेड को एलिवेट करके रखना है। लो टिल पोजीशन के अंदर आपको हेड को नहीं रखना है। और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और सीएसएफ लीक हो जाएगा अगर मरीज कॉफ करेगा। तो हमें ना तो कॉफ करवाना है मरीज को, ना हमें टिल्नबर्ग पोजीशन में रखना है, ना हमें सक्शन करना है। स्टिमुलेशन तो बिल्कुल उस साइड पे देना ही नहीं है, इससे प्रेशर इंक्रीज होता है, सीएसएफ लीकेज की संभावना होती है, सब होता है। तो बी, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client newly diagnosed with diabetes is started on acarbose. The nurse should tell the client that the medication should be taken. एक मरीज है जो न्यूली डायग्नोस हुआ है डायबिटीज, और उसने क्या स्टार्ट की? कौन सी दवाई स्टार्ट की? एकारबोस दवाई स्टार्ट की है। एज ए नर्स जो है आप बताएंगे पेशेंट को कि मेडिकेशन लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए इस मेडिकेशन को। एकारबोस दवाई आपने शुरू की है, न्यूली डायग्नोस पेशेंट हुआ है, तो इस दवाई को कब लेनी चाहिए? एकारबोस दवाई को कब यूज करना चाहिए? 1 आवर बिफोर मील, 30 मिनट्स आफ्टर मील, विद द फर्स्ट बाइट ऑफ ए मील, डेली एट बेड टाइम। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एकारबोस दवाई है, न्यूली डायग्नोस डायबिटिक पेशेंट है, दवाई को कब लेना चाहिए?
एकार्बोस दवाई शुड बी टेकन 1 आवर 30 मिनट आफ्टर या 1 आवर बिफोर विद फर्स्ट बाइट और बेड टाइम। कब लेनी चाहिए एकार्बोस दवाई? फर्स्ट बाइट ऑफ ए मील, डेली एट बेड टाइम। एकार्बोस दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकार्बोस दवाई हमेशा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा खाने के साथ में विद द फर्स्ट बाइट ऑफ मील। बहुत बढ़िया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक जवाब, स्पेसिफिक ऑप्शन। एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है एकार्बोस। एकार्बोस इज ए ओएचए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, और इसको लेने का तरीका होता है इट शुड बी टेकन विद फर्स्ट बाइट ऑफ मील। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। फर्स्ट बाइट ऑफ मील के साथ में एकार्बोस लेते हैं। ए, बी और डी इनकरेक्ट है क्योंकि ये रॉन्ग शेड्यूल है इस दवाई को लेने का। 1 घंटा पहले या 30 मिनट खाने के बाद में या बेड टाइम, ये तरीका एकार्बोस दवाई लेने का नहीं है। इसका लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको किसके साथ में लेना होता है? फर्स्ट बाइट ऑफ मील। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with a deep decubitus ulcer is receiving therapy in the hyperbaric oxygen chamber. Before therapy, the nurse should। एक मरीज है जिसको डीप डेक्यूबाइटस अल्सर हुआ है। डेक्यूबाइटस अल्सर बैड सोर का ही दूसरा नाम है, और डीप बैड सोर हुआ है मरीज को, और मरीज क्या रिसीव कर रहा है? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर थेरेपी। मरीज को प्रॉब्लम क्या हुई है? डीप बैड सोर अल्सर, डेक्यूबाइटस अल्सर हुआ है, और मरीज जो है वो रिसीव कर रहा है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। बिफोर द थेरेपी द नर्स शुड, ये थेरेपी देने से पहले डीप डेक्यूबाइटस अल्सर वाले मरीज को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देने से पहले एज ए नर्स आपका क्या इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? अप्लाई ए लेनोलिन बेस्ड लोशन ऑन द स्किन, वॉश द स्किन विद वाटर एंड पार्ट पैट ड्राई, cover the area with a petroleum gauze, apply an occlusive dressing to the site। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डीप डेक्यूबाइटस अल्सर हुआ है मरीज को, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर की थेरेपी में जो है पेशेंट रिसीव कर रहा है। इस थेरेपी को देने से पहले बिफोर द थेरेपी एज ए नर्स आप क्या करेंगे? लेलोनिन बेस्ड लोशन अप्लाई करेंगे स्किन पे, वॉश करेंगे एरिया को वाटर और पार्ट को ड्राई कर रखेंगे, एरिया को कवर कर देंगे पेट्रोलियम गोज से, या अप्लाई करेंगे एक ऑक्लूसिव ड्रेसिंग साइट के ऊपर। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा आपका? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर थेरेपी दे रहे हो, डीप डेक्यूबाइटस अल्सर प्रॉब्लम हुई है मरीज को। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है डीप डेक्यूबाइटिस अल्सर वाले मरीज में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन जब आप ये तरीका काम में लेते हो जिससे वहां पे ऑक्सीजनेशन अच्छा हो तो वुंड की हीलिंग अच्छी होती है, तो जब ये तरीका आप काम में ले रहे हो तो वो जो साइट होती है, जो स्किन होती है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर, उस स्किन वाली साइट को, करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि उस स्किन वाली साइट को आप वॉश करो, किसके साथ में? वाटर, एंड उसको डेली क्या कर दो? ड्राई कर दो। स्किन वो साइट होती है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो थेरेपी, उसको वॉश कर दो स्किन को पानी वाटर से, और उस साइट को क्या कर दो? ड्राई कर दो। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वॉश द साइट एंड स्पेशल, मतलब आप वॉश कर दो स्किन को और वाटर कर दो और उसको ड्राई कर दो, और कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं रहती है। मतलब आपको कोई वहां पे लेनोलिन बेस्ड लोशन नहीं लगाना है, आपको वहां पे कोई पेट्रोलियम गॉस से कवर नहीं करना है, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग अप्लाई ये नहीं करना है। मतलब ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। मतलब ये काम आपको नहीं करना है। आपको सिंपली जो एरिया, जो साइट है उसको वॉश कर दो। किससे वॉश कर दो? वाटर से, और स्किन को क्या कर दो? ड्राई कर दो। ये सिंपल सा तरीका है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल सिंपल तरीका है कि स्किन की साइट को वाटर से वॉश करके ड्राई कर दो। ये सबसे बेस्ट एक्शन है जब आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर से डेक्यूबाइटस अल्सर को ट्रीट कर रहे हो, तो साइट के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with a laryngectomy returned from surgery with a nasogastric tube in place। मरीज को क्या हुआ है? लैरिंजेक्टमी जो है हुआ है, सर्जरी के बाद में मरीज आया है, रिटर्न हुआ है सर्जरी से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मरीज को लगी हुई है। द प्राइमरी रीजन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, लैरिंजेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स को आपने रिमूव कर दिया।
लैरिंग्स को रिमूव करने के बाद में मरीज आया है और उस मरीज को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वहां पे लगी हुई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्राइमरी पर्पज क्या है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लगाने का, क्यों लगाई लैरिंजोक्टमी वाले मरीज को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। फर्स्ट है प्रिवेंट स्वेलिंग एंड डिस्फेजिया, सेकंड है डीकंप्रेस द स्टोमक वाया सक्शन, थर्ड है प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द सुचर लाइन, और लास्ट है प्रमोट हीलिंग विद ओरल म्यूकोसा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने का प्राइमरी पर्पज पूछा है लैरिंजेक्टमी के बाद में, स्वेलिंग और डिस्फेजिया को प्रिवेंट करने के लिए, स्टोमक को डीकंप्रेस करने के लिए, सक्शन के द्वारा स्टोमक का सक्शन करके डीकंप्रेस करने के लिए, कंटामिनेशन सुचर लाइन पे कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। कौन सा सबसे अच्छा प्राइमरी रीजन है एनजी ट्यूब को यूज करने का? फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। लैरिंजेक्टमी के बाद में सूचर प्रेजेंट होते हैं, लैरिंजेक्टमी के बाद में वहां पे सूचर होंगे। जब मरीज कुछ भी फूड इंटेक करेगा तो वो सूचर लाइन जो है उसके वेट होने की पूरी संभावना, जिससे हीलिंग जो है वो टाइम लेगी, हीलिंग में प्रॉब्लम होगी, सूचर के डैमेज होने की संभावना रहती है। तो जो हम प्राइमरी रीजन होता है एनजी ट्यूब का कि वो जो नरिशमेंट दे रहा है मरीज को, नरिशमेंट दे रहा है जिसमें सूचर लाइन को बिल्कुल कंटामिनेशन नहीं होने दे रहा है, तो वी हैव टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द सूचर लाइन। ये हमारा प्राइमरी पर्पज है एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने का लैरिंजेक्टमी के बाद में, कि हम सूचर लाइन को क्या नहीं होने देना चाहते, कंटामिनेटेड नहीं होने देना चाहते। तो सूचर लाइन को कंटामिनेटेड होने से प्रिवेंट करने के लिए लैरिंजेक्टमी के बाद में मरीज को वहां पे क्या डालते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। डिस्फेजिया, सक्शन या हीलिंग को प्रमोट करना ये पर्पज नहीं है, तो ए बी डी खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द सूचर लाइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सूचर लाइन को कंटामिनेटेड होने से प्रिवेंट करना प्राइमरी पर्पज है लैरिंजेक्टमी के बाद में एनजी ट्यूब को डालने का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The chart indicate that the client has expressive aphasia following a stroke. The nurse understand that the client will have difficulty with. चार्ट बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि मरीज को एक्सप्रेसिव एफेजिया हो गया है स्ट्रोक के बाद में। एक्सप्रेसिव एफेजिया का मतलब है जो है मरीज जो है अंदर वर्ड बन तो रहा है लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन होता है ज्यादातर ब्रोकाज एरिया के अंदर डैमेज होने की वजह से। तो स्ट्रोक हुआ है मरीज को, एक्सप्रेसिव एफेजिया मरीज को हो रहा है। आप समझ गए हैं कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्रेसिव एफेजिया, सिंपली यहाँ पे पूछा हुआ है। मतलब आपको एक्सप्रेसिव एफेजिया का अगर मतलब पता है तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हो। फर्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंडिव स्पोकन वर्ड में प्रॉब्लम है, कैरिंग आउट पर्पजफुल मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज एंड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट करेक्टली ये प्रॉब्लम है। एक्सप्रेसिव एफेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया हमने अभी बोला कि जो मरीज जो है वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बोल के या लिख के, ये एक तरह का एक्सप्रेसिव एफेजिया है। तो एफेजिया का मतलब ही डिफिकल्टी इन स्पीकिंग होता है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पे चारों ऑप्शन में एक ही बनेगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही पहचाना, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि मरीज ना तो स्पीक कर पा रहा है ना लिख पा रहा है, उसकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के अंदर उसको ट्रबल का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि वो ना तो वर्ड को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो उसको बोल क्या पाएगा और उसको लिख क्या पाएगा। तो इसको एक्सप्रेसिव एफेजिया कहते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक्सप्रेसिव एफेजिया स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक के मरीज को ये होना कॉमन बात होती है। बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिंग स्पोकन वर्ड जो होता है वो रिसेप्टिव एफेजिया से संबंधित है। ये एक्सप्रेसिव से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, रिसेप्टिव एफेजिया से संबंधित है। तो बी यहाँ पे रिसेप्टिव एफेजिया का एग्जांपल है, जबकि ए जो है वो एक्सप्रेसिव एफेजिया को इंडिकेट करता है। समझ पा रहे हो बात को। सी जो है वो एप्रेक्सिया को इंडिकेट करता है, कैरिंग आउट पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी जो है वो एप्रेक्सिया कहलाता है। एप्रेक्सिया का मतलब होता है मोटरफुल एक्टिविटी को कैरिड आउट करना। एप्रेक्सिया का एग्जांपल है सी ऑप्शन के अंदर। और डी जो है वो एग्नोशिया के बारे में बताता है। अगर आप रिकॉग्नाइज करना भूल गए हैं जिस ऑब्जेक्ट को आप करेक्टली यूज करते थे, इसको एग्नोशिया बोलते हैं। स्ट्रोक के अंदर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्नोशिया, एप्रेक्सिया।
एफेजिया। एग्नोसिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो करेक्टली यूज कर रहे थे उसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होना, डिफिकल्टी होना, ये तो कहलाता है एग्नोसिया। पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी को कैरिड आउट करने में डिफिकल्टी होना कहलाता है एप्रेक्सिया। कॉम्प्रिहेंसिव स्पोकन वर्ड को कैरिड आउट करने में डिफिकल्टी होना कहलाता है रिसेप्टिव एफेजिया। और किसी वर्ड को स्पीक करने या राइट करने में, लिखने में डिफिकल्टी होना कहलाता है एक्सप्रेसिव एफेजिया। तो 4 तरीके की ये टर्मिनोलॉजी स्ट्रोक के मरीज के अंदर चलता है। अलग अलग एरिया में डैमेज होने की वजह से अलग अलग सिम्टम स्ट्रोक के पेशेंट में देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट बीमारी है स्ट्रोक और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक का ही दूसरा नाम है सीवीए, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए स्वार्थीपन और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करा दीजिए इस तरीके के कंटेंट को, ताकि मैक्सिमम लोग फायदा उठा सके। और किसी ने बहुत ठीक कहा कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक और गुजारिश, फटाफट से आप अपने आप को नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। बहुत जल्द न्यू बैच स्टार्टेड हो रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन वहां पे शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। एमडी सर के द्वारा संचालित किया जाने वाला ये एक नोवल इंस्टीट्यूट है जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आप सब इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर्ड करें ताकि जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल स्टडी आप कर पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।